बात जब अशोक व्यास के साथ होती है, तो अकेले अशोक व्यास से जब बात नहीं बनती है, तो मित्रों का साथ लेने की स्थिति आ जाती है। और आज हमारा साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावों के संदर्भ को लेकर जो जुड़ रहे हैं जयपुर से, वो हमारे जाने माने वन एंड ओनली डॉक्टर नितिन सारस्वत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अशोक जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और ये मुझे आपका टाइटल बहुत पसंद आया, बात पर बात अशोक व्यास के साथ। मुझे भी कुछ कहना है। बिल्कुल, तो मैं बात वहां से शुरू करता हूँ जो इतनी ज्यादा रोचक नहीं है, पर यूपी के चुनाव की तरफ जाते जाते मुझे जया भादुड़ी या जया बच्चन एक संबोधन करती हुई सुनाई दी, और मुझे लगा कि उनका जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर है, जिसके बारे में मैं काफी अच्छा सोचता था उनकी एक्टिंग वगैरह को लेके, तो वो बहुत ही मामूली सी कविता से अखिलेश यादव का समर्थन करती सुनाई दे रही थी। तो एक निराशा होती है किसी के व्यक्तित्व को, आप समझते हैं यार ये तो बहुत शार्प है इंटेलेक्चुअली ऐसा, और अमिताभ बच्चन के साथ हैं, तो आप कुछ इस बारे में कह रहे हैं तो एकदम बोलचाल की बात। देखिए, राजनीतिक मजबूरियां हैं। जो राजनीतिक आपका रुझान है, जो आपका राजनीतिक अलायंस है, आपको उसको सिद्ध करना ही होगा, सही ठहराना ही होगा। जैसे अभी मैं 4 दिन पहले लखनऊ था, प्रतापगढ़ था। बहुत मजेदार बात है कि आप जब देखें तो राजनीतिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय यदि कोई राज्य है भारत का, तो वो यूपी और बिहार है। वहां पर हर कोई व्यक्ति अपनी एक राजनीतिक समझ रखता है। आपको सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी बहुत गहरी राजनीतिक समझ दिखाई देगी और राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय योगदान देता दिखाई देगा। तो वहां एक कांग्रेसी मित्र से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस बार सरकार तो नहीं बन पाएगी, पर कांग्रेस की सीट बहुत अच्छी आएंगी। तो अब आप देखें कि वो कहते कहते खुद हंस पड़े। तो उन्होंने कहा 70 से अधिक सीट आएंगी। तो मैंने उनसे केवल इतना पूछा, कितनी कहीं आपने? और हम्म। उनकी खुद हंसी छूट गई, पर क्योंकि उनका निष्ठा लॉयल्टी है। कांग्रेस के साथ है, तो निष्ठा को बनाए रखने के लिए अगर वो कांग्रेस जो कि दाही 10 के आंकड़े में आ जाए, वो बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। अगर वो 70 पे ले जा सकते हैं, तो जया बच्चन की मजबूरी है उनको इतने समय से अखिलेश जी हाँ। और विधान वहां पे भेज रहे हैं तो वो उनकी राज्यसभा में। उनकी बहुत ज्ञानवर्धक बातों में से एक बात मुझे अचानक ऐसे याद आ गई। वो कह रही थी ये कुछ काम वाम कर नहीं रहे हैं और अखिलेश यादव के किए हुए कार्य को का संकेत करके श्रेय ले रहे हैं, और बिल्कुल काम नहीं करते। अब योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कह रही है, तो बहरहाल उनकी छवि जो सामान्य लोगों में है और जो जया कह रही थी, उसमें इतना अधिक अंतर है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं एक और वक्तव्य लेके आपके पास आना चाहता हूं, जो कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो डबल इंजन सरकार के बारे में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और योगी जी, तो वो जंग खा गई है, और जंग खा के उसका ऐसा रंग हो गया है जैसा कि इधर हमारे योगी जी के वस्त्रों का है। अब ये जो तरीका है बात को कहने का, ये अनजाने में मैंने टाइटल इसलिए जानबूझ के रखा हिंदुत्व। तो जो हिंदू धर्म के साथ में इस रंग के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं बुरा लगेगा। उसको पता भी नहीं लगेगा कि बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये तो इसको श्रद्धा के साथ देखते हैं आम हिंदू। आपकी टिप्पणी? भारत में अब तक इस 2 इलेक्शन से पहले तक आपको यदि अपने आप को सेक्युलर सिद्ध करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका था कि आप हिंदू भावनाओं पर चोट कीजिए, ये तो आप सेक्युलर हो जाते थे। तो वो मानसिकता अभी भी थोड़ी थोड़ी बाकी है। वैसे जो स्तर भाषा का स्तर है, जो टिप्पणियों का स्तर है, उसकी तो कोई उम्मीद आज की तारीख में भारतीय राजनीति में रखना ही दिव्य स्वप्न देखने जैसा है। तो अखिलेश यादव जी ने तो कम से कम अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा तो मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ कर इस समय चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि अखिलेश यादव यादव जी ने जो भारतीय
संस्कृति का प्रतीक रंग है, उस रंग को जंग का रंग बताया है, तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। तो इस बात को लेके मैं जो 20% और 80% ऐसा एक संदर्भ चल रहा है और आपको पता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये 20% है तो योगी जी ने वो 80% की तरफ से बात कर दी। तो ये डिवीज़न जो रिलीजियस बेसिस पर वोट देने वालों के बारे में बात करते हुए दिखता है और फिर कि भाई हिंदुत्व जो है वो राहुल गांधी ने जैसे उसको परिभाषित किया था। इसीलिए मैंने ये बात अपनी हिंदुत्व और यूपी इलेक्शन रखा है क्योंकि मेरे समीप चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें या हिंदुत्व की बात करें, उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो अगर आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हो, आप कह रहे नहीं, नहीं हिंदू धर्म तो अच्छा है, लेकिन हिंदुत्व खराब और इनका हिंदुत्व ऐसा है और हमारा ऐसा है, ये क्या बात होगी? ये अगर आप देखें तो जो एक बहुत प्यारी कोट है कि ना कोई धर्म के कारण लड़ता है और ना ही कोई जाति के कारण लड़ता है। सारा का सारा जो झगड़ा है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट का झगड़ा है। ये एक राजनीतिक खेल है जिस खेल में धर्म को पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जातियों को पत्तों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये कोई आज से नहीं हो रहा, जब से भारत आजाद हुआ तभी से ये राजनीतिक समीकरण सेट की जाते हैं। अब इस बार जो अंतर आया है पिछले 10-12 साल से, वो केवल ये अंतर आया है कि इन राजनीतिक समीकरणों में अब तक जो हिंदू थे उनको ग्रांटेड माना जा रहा था, और अब हर हर जो राजनीतिक दल है उसकी मजबूरी हो गई है कि वो अपने आप को हिंदू धर्म का ध्वजवाहक बनाकर दिखाए, ताकि वो ये बता सके कि नहीं, मैं हिंदू धर्म के पक्ष में हूँ। और जिस हिंदुत्व की ये बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बुरी कोशिश है कि एक मिलिटेंट स्वरूप में हिंदूज को दिखाया जाए। हिंदू धर्म बहुत टॉलरेंट रिलीजन है, 100% सबको एक्सेप्ट करने वाला रिलीजन है। पर हाँ, अगर वो ये भी डिमांड करे कि उसकी भी इज्जत की जाए, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी डिमांड नहीं है। पर और आज की तारीख में हर राजनीतिक दल, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो पहले जब एक ही धर्म के साथ दिखाई देते थे, तो अब वो हर धर्म के साथ दिखने लगे, ये उनकी मजबूरी तो हो ही गई है। पर आपकी जो बात जी कहें। हिंदू धर्म कभी भी कट्टर नहीं है। और ये जो कट्टरता अभी हमको दिख भी रही है, इसका भी जो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कारण यही है कि तुष्टीकरण की राजनीति इतने लंबे समय से की गई कि एक आक्रोश आना शुरू हो गया। अदरवाइज जो पूरी की पूरी हिंदू सभ्यता है, वो तो सबको साथ लेकर चलने की ही सभ्यता है। तो ये जो सबका साथ सबका विकास है वो भी कहीं न कहीं ये सनातन मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। पर जब कोई बात करता है धर्म की और हिंदू धर्म की तरफ से तो कहते हैं ये सांप्रदायिक हो गए और वो खुद करते हैं तो ठीक हो जाता है। और आपको ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा कि जितने मंदिरों की यात्रा सभी नेता लोग कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी आपको हनुमान चालीसा गाते हुए दिख जाते हैं कई मंच से भी। पर फिर भी ये जो हिंदू धर्म वाली बात है और खासकर उत्तर प्रदेश में चूँकि इतने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, तो वाराणसी का कायाकल्प हुआ या अयोध्या में भी जिस तरह से अगर दिवाली मनाई गई है, तो एक अ, जो अगेन मैं सेक्युलरिज़्म की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है ये जो ओपन स्टैंड लिया गया है योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं मंदिर में होते हैं तो वो अपने पूरे अगर भस्मी लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं या तो उन्होंने ये संकोच को एकदम अलग कर दिया तो एक नए तरह से राजनीति को हिंदू धर्म का पालन करने से हटकर ही आप सफल होंगे वो जो एक धारणा मुझे लगता है बहुत दशकों से भारत में रही थी उसको इन्होंने प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा लेकिन उसको ध्वस्त कर दिया है उसको। तो आने वाले बिल्कुल। चुनाव में अब क्या दिख रहा है आपको? जी। आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि हम बहुत छोटा करके देखेंगे, अगर हम ये देखें कि
ये हिंदुत्व का चुनाव है। ये हिंदुत्व का चुनाव नहीं है। एक्चुअल में आप ग्राउंड पर अगर यूपी में लोगों से पूछेंगे, तो वो इस सरकार को सबसे ज्यादा पसंद केवल गवर्नेंस और जो लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ है उसके कारण कर रहे हैं। आप विरोधियों से भी कहेंगे, पूछेंगे, तो इस बात की दबी जबान में हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जो जिस जिस कदर बिगड़ चुकी थी कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि वो कभी ठीक हो सकती है, उसे काफी हद तक योगी योगी जी पटरी पर लाने में कामयाब हुए हैं। हाँ, जब आप एक अति को परिवर्तित करने के लिए कोशिश करते हो तो कई बार दूसरी अति हो जाती है। उन्होंने पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दिए, उसकी वजह से कहीं कहीं पुलिस जातियां हुई, वो माना जाएगा बिल्कुल। पर इतने बड़े परिवर्तन में जो संक्रांत काल आएगा, उस संक्रांत काल में कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। ये चुनाव अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो हिंदुत्व का चुनाव नहीं है। एक्चुअल में केवल हिंदुत्व के बेस पर कभी कोई चुनाव नहीं जीता है इसका। लोग इतने नासमझ नहीं होते हैं कि अगर आप उन्हें कुछ भी नहीं दें, केवल धर्म का झुंझुना पकड़ा दें, तो वो धर्म के झुंझुने के बेस पर आपको जिता देंगे। बिल्कुल नहीं जिताएंगे। एट द एंड ऑफ द डे इंसान को अच्छी सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और जिंदगी जीने के लिए एक सुरक्षित माहौल चाहिए, जो इस सरकार ने वहां पर लोगों को प्रोवाइड कराया है। ये जो सुरक्षित माहौल की बात आपने की है, इससे मुझे याद आता है, ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपराध के साथ लिप्त रहे हों, उसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन ये आजम खान हुए जो कि जेल में से उनको टिकट दे दिया, और ऐसे कई हैं जो, और वो ये अखिलेश यादव भी खुलकर कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए हैं। तो ये अदालत से भी ऊपर होकर वो अपना निर्णय लेने की जांच सब रखते हैं। ये कैसे प्ले आउट होगा मतदाताओं में? मतदाता अभी धीरे 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 मुझे लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो भी बहुत युवा है, या ये कहूँ कि अपने एडोलसेंट में है, युवा भी नहीं हुई है अभी। तो मुझे मेरे हिसाब से अभी शायद हमको 20 से 30 साल और लगेंगे, जब मतदाता इतना जागरूक हो जाए कि वो वास्तव में देखे कि किस कैंडिडेट पर लगे हुए मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं और को कौन सा कैंडिडेट वास्तव में दागी है। इसके लिए तो मतदाताओं को ही जागरूक होना होगा, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तो मजबूरी है जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना। तो आने वाले शायद 20 वर्ष में हम ये परिवर्तन भारत में देखेंगे। उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं। कम से कम अभी प्रश्न उठने लगा है कि क्या ये दागी है। ये प्रश्न तो उठने लगा है। इसीलिए आप देखें डीपी यादव को, अखिलेश यादव को ही डीपी यादव को लेने से मना, लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में उनको इनकार करना पड़ा था पार्टी में लेने से उनको, बिकॉज एक उन्हें एक माहौल दिख रहा था कि माहौल डीपी यादव के अगेंस्ट बन रहा है। शायद 20 से 30 साल में एक ऐसा माहौल आएगा जहां पर हम स्वच्छ छवि वाले या कम गंदी छवि वाले अधिक से अधिक नेताओं को अपनी विधानसभा और लोकसभा में जाते हुए देखेंगे। पर आज की तारीख में इस वाले पैमाने पे अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे पर सारी पार्टीज कीचड़ उछालती दिखाई देती हैं, पर वैसे सभी में दागी नेता मौजूद है। तो यूपी के चुनाव के साथ हिंदुत्व के संदर्भ से बात करने के पीछे एक कारण ये भी था कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके परिधान से भी आपको लगेगा ही नहीं, बल्कि वो उसको छुपा नहीं रहे, वही वो तो सन्यासी हैं तो उस तरह का परिधान पहना हुआ है। पर उन्होंने एक सन्यासी की भूमिका को जिस तरह से परिभाषित किया है, वो 5 या 7 बार तो सांसद रह चुके हैं, उनके जो गुरुजी थे वो भी राजनीति में सक्रिय थे। तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं एक नया स्वरूप है सन्यासी का आधुनिक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक भारत में, क्योंकि पहले इस प्रकार से देखा नहीं गया। हालाँकि वो समाज को दिशा दें और इस तरह की बात है, तो हमारे दर्शकों ने भी देखा कि आपने उबासी को रोकने की कोशिश की होगी, और चाय पे चर्चा जो है वो भी राजनीति के गलियारे तक आ गई थी। तो हम इस बात को समाप्त करें उससे पहले एक सवाल तो बनता है और आपसे, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में
शांति बनाए रखने की दृष्टि से बहुत लोगों को लगता है कि योगी जी फिर से आने चाहिए। आप 5वें चरण तक जो कुछ सर्वे वगैरह सुने, तो क्या आपको लग रहा है परिणाम किधर, ऊंट किधर करवट लेने वाला है? कोई भी इस बात पर असहमत नहीं है कि योगी जी के वापस आने की संभावना 80% से अधिक है। तो जितने भी सर्वेज हैं और ग्राउंड रियलिटी, जैसे अभी मैं यूपी के करीबन 7 शहरों में मुझे जाने का मौका मिला। मैं पूर्वांचल में घूम गया, मैं अवध में गया, मैं वेस्टर्न यूपी में गया। तो जो एक आकलन था कि किसान जो आंदोलन है उसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है, और एक जो लोक दल और जनता दल, ये लोक दल और सपा का जो गठबंधन है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो नुकसान तो निश्चित होने वाला है, पर तब भी जो आकलन है वो 211 से और 270 के बीच में सीट बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कम से कम 60 से 70 सीटें ऐसी होंगी जिनमें 1000 से कम के अंतर पर हार और जीत का फैसला होगा। पर अभी तक की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि योगी जी वापस आ रहे हैं। 10 मार्च को योगी जी वापस आ रहे हैं। चलिए, तो 10 मार्च के बाद फिर आपसे देखते हैं, बात करते हैं कि क्या परिणाम रहा है, और भारत सुरक्षित रहे, सब लोग प्रेम से व्यवहार करें, इस तरह की प्रार्थनाएं करते करते हुए जो कुछ समाचार आते हैं उसमें तरह तरह के रंग और तरह तरह की चिंताएं हमारे सामने आ जाती हैं, जो भारत के न केवल जिस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ठीक ठीक आगे बढ़ने की चुनौती भी सामने लेकर आती हैं। तो विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में समन्वय का भाव रहे, पारस्परिक सम्मान का भाव रहे, वो भी एक प्रश्न अलग अलग रूप में खड़ा हो जाता है। और हम दूसरी तरफ की बात अधिक अभी आज कर नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह के वक्तव्य आते हैं उनकी ओर से, जो कि धर्म और राजनीति को साथ लेके अपनी एक वॉइस बना चुके हैं कि वे हम इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो वो भी एक अस्थिरता जैसा वातावरण बढ़ाता है। मैंने लास्ट प्रश्न आपसे कर लिया था, लेकिन ये एक्सटेंशन है, तो आपको कितनी आशा है कि जिस एक सामान्य भारत प्रेम के साथ मानवीय संवेदना की समझ की अपेक्षा भारत में नेताओं से हम करते हैं, उस दिशा में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होता आप देखते हैं निकट भविष्य में? मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर भारत को छेड़ना बंद कर दें, तो आप भारत का एक अलग स्वरूप आज भी देख सकते हैं। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, कभी आप राम झूला क्षेत्र में ऋषिकेश में जाएं, और वहां पर जो सारे आश्रम हैं, जहां पर चारों तरफ भगवा दिखाई देगा, उसके बीच में आपको दो दुकानें दिखाई देंगी जो पिछले 30 वर्ष से बिना किसी भेदभाव के लगातार उन आश्रमों के बीच में है। एक है मोहम्मद रशीद टेलर, और एक है कंस्ट्रक्शन करने वाले अखलाक भाई। और उन्हें देखकर आपको भारतीयता का हिंदू धर्म का और भारतीयता का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। फिर आप अयोध्या जाइए, और आप अयोध्या में बाहर भगवान के चित्र बेचने वाली दुकानों के व्यक्ति से उसका नाम पूछिए। आप शॉक्ड रह जाएंगे जब आपको मालूम चलेगा कि अयोध्या में बहुत सारी दुकानें जो प्रसाद बेच रही हैं वो मुस्लिम भाइयों की हैं। हिंदू धर्म या भारत, उसकी जो सहिष्णुता है वो आज भी बहुत अच्छे से बरकरार है। हिंदू बिल्कुल ना आक्रामक है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये राजनीति है जो फालतू में हिंदू को हिंदुत्व और हिंदुत्व को मिलिटेंट हिंदू बनाकर अपनी रोटियां सेकने में लगी रहती है।
अदरवाइज आज भी हमारा ताना बाना बहुत अच्छे से बरकरार है और बहुत अच्छे से चल रहा है। यदि राजनीति धर्म को बख्श दे तो धर्म अपनी राह खुद निकाल लेगा और हम सब बहुत शांति से केवल प्रगति और मानवता के आधार पर सारे निर्णय ले पाएंगे और सरकार चुनने का भी निर्णय ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो हमारा साथ देने वाले नितिन जी के प्रति आभार व्यक्त करते करते मुझे संक्षेप में ये स्मरण करने की अनुमति दे दें कि मैं भारत में था और मेरा भी अनुभव जो हम ऐसा कहते हैं समन्वय और सद्भाव, और तो मुझे उबर में 2-3 शहरों में ऐसा हुआ अवसर कि जो ले जाने वाले साथी थे वो मुस्लिम समुदाय के थे और उन्होंने मेरा बहुत अच्छा से ध्यान रखा। हमारी बातचीत में भी प्रेम रहा और वो बाद में मेरी बस नहीं आने तक बस स्टैंड पर रुके भी। और यानी एक पूरे व्यक्तित्व में कहीं ऐसा नहीं था, न उनके न मेरे, कि हमारे बीच में कोई इस बात को लेकर बाधा है, क्योंकि आज कौन किस धर्म का है वो तो नाम लेते ही पता पता लग ही जाता है। तो मैं समझता हूँ कि भारत की माटी में जो प्रेम है, वो इन सब बातों को पचा भी लेगा और जिस तरह की सीख आगे बढ़ने के लिए सहायक होगी, वो दे भी रहा है, देता ही रहेगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ को लेते हुए हिंदुत्व शब्द हमने जान के रखा, उसके कारण थोड़े-थोड़े स्पष्ट हुए होंगे। पर बहुत एक्सट्रीम स्टैंड लेके और दूसरे को एक खास तरह का लेबल लगाकर देखने वाली जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त दृष्टि है, उससे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बाहर आकर ही हम साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जय हिंद और जय श्री कृष्ण साथ-साथ आपको। धन्यवाद। आपको भी नमस्कार।